हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है सबको डिस्कस करने की पूरा ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार चालक है, ठीक है ना, उसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता किसका जो गुणनफल होता है किस में निर्भर करता है। एक बेलनाकार चालक प्रतिरोधकता यानी कि रो, ये हमारा रो, और एक चालकता यानी कि सिग्मा, इनका जो गुणनफल है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनका गुणनफल क्या होता है, तो आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है, ठीक है। तो मैं अगर सिग्मा इंटू रो करता हूँ तो 1 आएगा, यानी कि मतलब किसी पर भी निर्भर नहीं करता है किसी पर भी नहीं, कोई मतलब 1 आ रहा मतलब कांस्टेंट, यानी कि किसी पर भी नहीं करेगा निर्भर, ठीक है, डिपेंड नहीं करता किसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अपवाह वेग है वीडी, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, ई दे रखा है, और बोला कि ओम के नियम से इसमें संबंध बताइए। ओम नियम के अनुसार संबंध, ओम नियम से संबंध बताइए, ओम नियम से संबंध बताइए, ठीक है ना। क्या बनना है यहाँ पे, संबंध बताना है, ठीक है। क्या करना है, ओम नियम से संबंध बताना है यहाँ पे। तो क्या होगा, वीडी समानुपाती ई होता है, आपको पता है, ठीक है ना। वीडी समानुपाती ई होता है, और यहाँ पे समानुपाती का अगर हम साइन हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू होता है, म्यू यानी कि म्यू म्यू, और यहाँ पे म्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं इसको, गतिशीलता। जैसे सपोज मान लीजिए गतिशीलता का मात्रक वीबी सूत्र, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई। वीडी का मात्रक क्या होता है, वीडी क्या है यहाँ पे, अपवाह वेग, वेग भले कोई भी हो पर उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, बस ठीक है। तो वीडी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और ई बराबर क्या होता है, चूंकि वी इज इक्वल टू ईडी यानी कि वेद, वेद नाम का एक सूत्र होता है। यहाँ से मैंने अगर वी निकाला, ई निकाला, तो ई बराबर क्या होगा, वी अपॉन डी, यानी कि वी क्या होगा, वोल्ट, और यहाँ पे डी ऊपर जाएगा तो मीटर बन जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड वी, ठीक है ना। अगर मैं इसका वीबी सूत्र निकालना चाहूँ तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या रखा है, विभवांतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कार्य बराबर क्या होता है, ये तो आप एक काम करना है, यहाँ पे ई की जगह पे एफ अपॉन क्यू पुट करना, तो एफ का डायरेक्ट नीचे वीबी सूत्र आएगा, क्यू ऊपर जाएगा तो उसका एटी होगा, और इसका M1 और ये T-1 हो जाएगा, और यहाँ पे A1 और T1 हो जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, L1 और A1, ठीक है ना, और यहाँ पे M1 L1 T-2 बनेगा, ठीक है ना, नीचे, ठीक है ना। तो आप उससे वीबी सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गतिशीलता, और हमेशा ध्यान में रखना कि जो गतिशीलता होती है यानी कि एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए कि मान लीजिए कि मैंने अपवाहन वेग को डबल कर दिया तो गतिशीलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप परिवर्तित रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। लेट्स आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ओम दे रखा है, एक प्रतिरोध दे रखा है, आर इनिशियल दे रखा हमको 50 ओम। उसने बोला कि मैं लंबाई को 2 गुना कर देता हूँ ठीक है ना, 2 गुना कर दो तो आर फाइनल क्या होगा, आर फाइनल क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर इनिशियल। तो एन स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, एन स्क्वायर यानी कि जो लंबाई होती है, लंबाई को हम कितने गुना कर रहे हैं उसका जो मतलब ये होता है वैल्यू, मतलब कितने गुना कर रहे हैं उसको एन से डिनोट करते हैं, मतलब लंबाई में चेंज इज इक्वल टू एन। मान लो कि मैंने किया 2 गुना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर और आर इनिशियल, यानी कि आर फाइनल इज इक्वल टू 4 इंटू आर इनिशियल कितना था 50, यानी कि 200 ओम। आर फाइनल कितना आ जाएगा, 200 ओम आएगा, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला नॉर्मली अगर मतलब ये
MCQ के लिए अगर आपको मान लो कि मतलब जैसे कभी कभी क्या है कि 1.5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, RBC बोर्ड में 2 नंबर में आता है, UP बोर्ड में 2 नंबर में ही आ सकता है, MP बोर्ड में। तो अगर मतलब कि लंबे उसमें बोला उसने अगर करने के लिए, तो उसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि R समानुपाती L होता है और R समानुपाती 1/A होता है, ठीक है ना। तो कुछ मत करना भाई, सबसे पहले आपको लेना है L इनिशियल यानी कि L1 ले लेना, मतलब L1 क्या होगा L ही होगा, और L2 क्या होगा यानी कि बात का नहीं, बात का क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमको दोनों को बराबर रख के देखना है, तो यहाँ पे A1/A2 यानी कि L1/L2 बनेगा, तो L1/2 L1 बन जाएगा यानी कि 1/2 बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये लूँगा तो A2/A1 बनेगा, तो A2/A1 की वैल्यू क्या आएगी 2, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, वहाँ से भी 4 गुना ही आएगा, ठीक है ना। तो वो वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके जाने के कम चांस है और MCQ में ज़्यादा पूछने के चांसेस के, ठीक है ना। सो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, बट लॉन्ग क्वेश्चन में मत करना है तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध, या एक काम करते हैं, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, दे रखा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट इसका विभवांतर है, ठीक है ना। तो बताइए जो बल्ब है, ठीक है ना, अगर यही बल्ब 110 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हो, तो शक्ति क्षय कितना होगा। सप्लाई से जुड़ा हो तो आपको यहाँ पे शक्ति क्षय बताना है, क्या करना है, शक्ति क्षय बताना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे P इक्वल टू क्या होता है VI, ठीक है। तो P दे रखा हमको 100 वाट, यहाँ पे P हमको कितना रखा है 220 वोल्ट इंटू I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100/220 यानी कि ये कट जाएगा, और यहाँ पे 5 बट्टा क्या आ जाएगा 2 5 10 और ये 2 4, ठीक है। तो मैं इतना एम्पियर आंसर आया। मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ जिससे मैं P का वैल्यू पता चलेगा, ये P1 है, ठीक है। मैं P2 निकालता हूँ, P2 निकालूंगा, क्या आ गया हमें सबसे पहले क्या रखा है V2 दे रखा है और I दे रखा है, ठीक है ना। निकाल लो, ये मैं 110 इंटू 5/11 से ये कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो P2 हमारा क्या रहा है 50 वाट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब क्षय कितना हुआ, तो P नेट इज इक्वल टू क्या होगा P2 माइनस P1, यानी कि P2 कितना हमारा 50 माइनस 100 यानी कि 50 वाट का क्षय हो रहा है, तो इसका क्या आंसर आएगा 50 वाट, 50 वाट इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कि उसने बोला कि एक तार का प्रतिरोध, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध यानी कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है R, यानी कि R इक्वल टू रखा है 500 ओम। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि R इक्वल टू क्या निकलता है रो L/A, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि R बराबर रो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रो की जगह पे R रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/500 और मैं भाग लगाता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को अपन महो भी लिख सकते हैं, महो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ होती है, कभी कभी क्या मात्रक में थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक बैटरी है, उसका जो हमारा विद्युत वाहक बल यानी कि EMF दे रखा है हमको 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r दे रखा हमको कितना 2 ओम, एक बाहरी प्रतिरोध भी उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उसने पूछ लिया कि इसमें धारा भी दे रखी, सॉरी, धारा इक्वल टू क्या था I इक्वल टू 0.4 एम्पियर रखा है। तो भाई ने पूछ लिया कि टर्मिनल वोल्टता बता दो भाई, टर्मिनल वोल्टता यानी कि V क्या होगा। तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है E माइनस IR, I इंटू स्मॉल r, ठीक है भाई, आपको पता होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। ये फॉर्मूले क्या मतलब कभी कभी यूज़ होंगे, तो आपको थोड़ा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए बस, बाकी तो ठीक है। तो V इक्वल टू E की वैल्यू क्या था कि 5 इंटू 0.4 इंटू 2, 5 माइनस 0.8 यानी कि कितना आएगा 4.2 वोल्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कि एक हमें डायग्राम दिया है, ये 4 एम्पियर जा रहा है इधर से और ये हमारा जा रहा है 2 एम्पियर,
ऐसे जा रहा है और यहाँ पे निकल जाता है 1 एम्पियर, ठीक है। फिर यहाँ पे इधर से ये निकलता है 1.3 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि इधर जो आई निकल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो यहाँ से 4 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ क्या बनेगा 6 जा रहा है, 6 जा रहा है, यहाँ पे निकल गया 1, कितना बचा 5 में से 1.3 इधर निकल गया, तो 1.3 प्लस आई इजिकल टू क्या है 5 है। तो मैं आई की वैल्यू निकालूंगा 5 माइनस 1.3, तो आई इजिकल टू क्या आएगा 3.7 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरे चांस है, पूरी संभावना है ऐसा क्वेश्चन आने की। सो प्लीज़ इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। उसने बोला समान पदार्थ है, समान पदार्थ के 2 घन है, ठीक है। समान पदार्थ के 2 घन है, उनकी भुजाएं, समान पदार्थ के घनों की भुजाएं क्रमशः की भुजाएं दे रखी हमको L और 2L, ठीक है। उसने पूछा प्रतिरोध क्या होगा दोनों का, ठीक है। प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा R1/R2, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान में रखना कि R समानुपाती L होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कि भाई देखो पहले की है L, दूसरे की है 2L, यानी कि पहला तो 1 गुना और दूसरा 2 गुना। तो यहाँ पे R1 और R2 का अनुपात निकालने के पूरे चांस क्या है 1/2, यानी कि 1:1, यानी कि 1:2, 1:2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि 6 वोल्ट ईएमएफ दे रखा है हमको, ठीक है ना। ईएमएफ कितना हमारा 6 वोल्ट है। उसने बोला तीनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें? समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना, में जोड़ा गया है, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लो, आर को मतलब नगण्य मान लो। आंतरिक प्रतिरोध आपको पता चल गया होगा, आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है ना। तो संयोजन का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा भाई? ईएमएफ क्या निकलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ध्यान में रखना कि अगर समांतर क्रम की बात हो रही है और बोला कि आर को नगण्य मान लो, तो हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या होता है? ओनली ई होता है, यानी कि हमारा इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 6 वोल्ट जो दे रखा हमको वही आंसर आ जाएगा। बट ध्यान में रखना एक चीज़, हमेशा ध्यान में रखना आपके 3 सेल, उसने बोला 3 सेल जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम की बात हो रही है, ठीक है ना। समांतर क्रम की बात हो रही है, आर को नगण्य मान लिया, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि ई इक्विवेलेंट यानी कि ई तुल्य क्या होगा हमारा 6 वोल्ट, यानी कि वही मान हो जाएगा उसका जो सिंगल मान था उसका ई का, वही मान हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे देखा नहीं गया है, ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है एंड आरबीएससी बोर्ड में भी आने के पूरे चांस है इस साल, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा, उसने बोला संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा व धारामापी का प्रतिरोध R है नगण्य, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको माना नगण्य, ठीक है। तो बैटरी के सिरों पे प्रतिरोध कितना होगा? बैटरी के सिरों पे प्रतिरोध हमारा R ओम ही हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, और आपको पता है कि अगर मैं संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा और धारामापी का प्रतिरोध R रखता हूँ, यहीं पे अगर मैं R नगण्य नहीं मानता तो आंसर कुछ और होता, अगर R नगण्य मानते तो R ओम होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसने क्वेश्चन बोला कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि 3 समान प्रतिरोधक है का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है, श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट कितना है? R1, सेम टू सेम लाइन है तीनों का, समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट है R2। उसने बोला कि R1 इजिकल टू N R1 दे रखा है हमको, N की वैल्यू निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई यार, मतलब
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस तक में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन। और ये इसके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस है भाई यार। न्यूमेरिकल में अगर मान लो कि अगला सामने मतलब एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करने में मतलब पीछे नहीं हटता है, तो ये क्वेश्चन तो दिख जाना है भाई आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा है क्वेश्चन भाई, एक बार जरूर ट्राई करना इसको। तो मैं मानता हूँ, देखो यार आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, एन आर, क्योंकि R1+R2+R3 तो बढ़ता चला जाता है ना एक टाइप से, मतलब कि सिंगल रो में जा रहा हो, R1+R2 R3 R4 R5 मतलब लगातार वो जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन आर लिख सकते हैं अपन उसको, ठीक है, किसमें, श्रेणी क्रम में, यानी कि R1। वही मैं बात करूँ R2 की, तो 1/R2 की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई कि वहाँ पे क्या चलता है, R1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे करते करते रोल में चला जाता है। तो वहाँ पे N/R होगा, ठीक है। तो मैं अगर R2 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट R/N हो जाएगा, ठीक है। देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तीन समान प्रतिरोधक की बात हुई, तो N की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो सही सोच रहे आप लोग, R1 इज इक्वल टू 3R होगा और R2 इज इक्वल टू R/3 होगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो R1 है और R2 है उसकी बात करें अपन, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को बराबर रख लेता हूँ, ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 3R इज इक्वल टू R/3, यानी कि भाई यार 2 मिनट रुकना बस, मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँगा ना, सॉरी यार थोड़ी सी गलती हो रही थी। R1 की वैल्यू मैं रखता हूँ 3R और N इंटू R/3, ठीक है। R से R कट जाएगा, N इज इक्वल टू 9 आंसर, ठीक है ना। ये मैंने R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी उठा के, यार N की वैल्यू 9, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का